साउंड वेव एच.सी. वर्मा के ऑब्जेक्टिव 1 का डिस्कशन हम करेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम ऑब्जेक्टिव 1 के बारे में यदि डिस्कस करें, 1 बाय 1 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जिससे कि हमारे सारे जो भी डाउट्स हो 100% क्लियर हो जाए। ये ऑब्जेक्टिव करने के बाद आपको लगेगा कि हाँ साउंड वेव अब यदि एग्जाम में पूछेगा जेडब्ल्यू मेंस में, एडवांस में, तो डेफिनेटली हम कर लेंगे। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चंस हैं। एच.सी. वर्मा सर ने काफी डिटेल में क्वेश्चंस बहुत सुंदर सुंदर बनाए हुए हैं, तो जरूर एच.सी. वर्मा एक बार तो सॉल्व करना ही चाहिए। सो यहाँ पे देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट साउंड पासिंग थ्रू अ गैस। साउंड पासिंग थ्रू अ गैस, ओके। स्टेटमेंट ए है, the pressure of the gas at a point oscillates in time। बिल्कुल सही बात है, प्रेशर जो है कि समय के साथ ऑसिलेट करता है, वेव इक्वेशन में बिल्कुल ए इज द करेक्ट स्टेटमेंट। बी देखेंगे, द पोजीशन ऑफ अ स्मॉल लेयर ऑफ द गैस ऑसिलेट इन टाइम। ये भी बिल्कुल सही बात है, छोटा सा स्मॉल लेयर कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के हिसाब से चलते हैं। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ए इज करेक्ट बट both A and B are correct. So option A is correct. Question 2 पे चलें। When we clap our hand, the sound produced is best described by। देखो, जब आप हैंड क्लैप करते हैं ऐसे, तो अलग अलग पोर्शन अलग अलग टाइम पे टच होते हैं, अलग अलग पोर्शन अलग अलग प्रेशर एम्पलीट्यूड जनरेट करते हैं, जिसके कारण आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिख सकते। दिस कैन नॉट बी पॉसिबल। सो आपको समेशन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, हर एक पॉइंट्स का अपना अपना जो प्रेशर एम्पलीट्यूड होगा, उन सभी के समेशन के बराबर आपका प्रेशर का जो वेरिएशन होगा, सो इस तरीके से होना चाहिए। P denotes the change in pressure from the equilibrium position या equilibrium value, obviously, ठीक है। तो this must be a summation, क्योंकि अलग अलग पार्ट आपके हाथ के अलग अलग पोजीशन के हिसाब से अलग अलग एम्पलीट्यूड, अलग अलग वेव फॉर्म करेंगे, तो उन सभी के समेशन के हिसाब से हमें करना होगा। तो डी इज द करेक्ट वन, यस। क्वेश्चन नंबर 3 पे चले। द बल्क मॉडुलस एंड द डेंसिटी ऑफ वाटर आर ग्रेटर देन दोज ऑफ एयर। ठीक बात है, बिल्कुल। बल्क मॉडुलस भी ज्यादा है, डेंसिटी भी ज्यादा है वाटर की, ठीक है। With this much of information, we can say that velocity of sound in air। देखो, इतने इंफॉर्मेशन के हिसाब से, देखो यदि देखा जाए कि साउंड एयर में ज्यादा है कि वाटर में ज्यादा है, तो करेक्ट आंसर इज साउंड जो है वाटर में ज्यादा स्पीड से चलता है। सबसे ज्यादा सॉलिड, उसके बाद लिक्विड एंड देन गैसेस। तो लिक्विड में तो ज्यादा होता है, लेकिन इंफॉर्मेशन केवल इतना दिया है कि बल्क मॉडुलस और डेंसिटी वाटर का ज्यादा है गैसेस से, एयर से। तो हमारे पास यदि वेलोसिटी लिखना चाहे, तो वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू रूट ओवर बल्क मॉडुलस बाय डेंसिटी। अब देखो, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि वाटर का बल्क मॉडुलस भी ज्यादा है एंड वाटर की डेंसिटी भी ज्यादा है, तो रेशियो दोनों ही ज्यादा है, न्यूमरेटर भी ज्यादा है, डिनोमिनेटर भी ज्यादा है। तो आप कंपेयर नहीं कर सकते, आप बोल नहीं पाओगे देखो ये भी ज्यादा है तो ये भी ज्यादा है, राइट। गैसेस में यदि वेलोसिटी ऑफ गैस देखें, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ओवर बी बाई रो गैसेस के लिए। यदि गैसेस में बल्क मॉडुलस कम है तो डेंसिटी भी कम है, तो आप कंपेयर कैसे कर पाओगे कि किसकी वेलोसिटी ज्यादा है? तो कैन नॉट बी कंपेयर्ड विथ इट्स वैल्यूज इन वाटर। ये वैल्यू से हम कंपेयर नहीं कर सकते। इज लार्जर देन द वैल्यू इन वाटर, इज स्मॉलर देन द वैल्यू इन वाटर, इज इक्वल टू द वैल्यू इन वाटर, कैन नॉट बी कंपेयर्ड। डी इज द करेक्ट वन। देखो, बता नहीं सकते ना, बल्क मॉडुलस भी ज्यादा है, डेंसिटी भी ज्यादा है, तो रेशियो 1 से ज्यादा होगा, कम होगा, हु नोस, नहीं बता सकते। यस। फोर्थ वन, अ ट्यूनिंग फोक सेंड साउंड वेव इन एयर। ठीक बात है, ट्यूनिंग फोक साउंड दे रहा है। इफ द टेम्परेचर ऑफ द एयर इंक्रीज्ड, यदि हम टेम्परेचर बढ़ा दें, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर विल चेंज। देखो, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपकी वेलोसिटी बदलेगी, क्योंकि वेलोसिटी जो होगी वेव की, वो वेलोसिटी ऑफ वेव इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन, केल्विन में होना चाहिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, देखो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड तो नहीं बदलेगा, कुछ भी हो जाए। क्यों? क्योंकि आप जिस ट्यूनिंग फोक से वाइब्रेट कर रहे हो, तो ट्यूनिंग फोक के जो प्रॉन्ग्स होंगे वो जिस तरीके से वाइब्रेट करेंगे, उसके बाजू का एयर उसी हिसाब से डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड होगा। तो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड तो नहीं बदलने वाला है, दैट विल रिमेन सेम, दैट विल रिमेन कांस्टेंट। तो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड तो नहीं बदलेगा। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी।
देखो फ्रीक्वेंसी कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन सोर्स दैट इज द ट्यूनिंग फोक, तो फ्रीक्वेंसी भी नहीं बदलने वाली है। नेक्स्ट यदि बात करें वेवलेंथ एंड टाइम पीरियड, तो देखो टाइम पीरियड भी नहीं बदलने वाला है। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि जो प्रॉन्ग्स है उसके वाइब्रेशन का टाइम पीरियड जो होगा उस टेम्परेचर बदलने से नहीं बदलने वाला है, तो टाइम पीरियड विल रिमेन कांस्टेंट। अब वेवलेंथ बदलने की बात है तो वेवलेंथ विल चेंज। कैसे? देखो वेलोसिटी विल चेंज, तो v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। टेम्परेचर बदलने से वेलोसिटी बदल रही है तो दिस विल चेंज, और यदि वेलोसिटी चेंज होगा तो वेवलेंथ विल चेंज, ये भी चेंज होगा। वेलोसिटी यदि बढ़ेगा तो वेवलेंथ भी बढ़ेगा, और वेलोसिटी घटेगा तो वेवलेंथ भी घटेगा। यदि टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वेलोसिटी विल इंक्रीज, एंड इन दैट सिचुएशन वेवलेंथ विल आल्सो इंक्रीज, राइट? तो कौन है जो will change? Which one will change? So wavelength, C is the correct answer. Wavelength will change. Question number 5 पे चलते हैं. When sound wave is refracted from air to water, यदि sound wave air से water में चला गया, which of the following will remain unchanged? कौन सा जो नहीं बदलेगा? तो देखो भाई, फ्रीक्वेंसी के बारे में रट लो, चाहे जो भी हो जाए, फ्रीक्वेंसी विल नेवर चेंज, frequency will never change. Diffraction, refraction, polarization, reflection, transmission, कुछ भी हो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, डेंसर टू रेयरर, रेयरर टू डेंसर, जो मन में आए वो हो, कुछ भी हो जाए, फ्रीक्वेंसी विल नेवर चेंज। फ्रीक्वेंसी इज अ फेनोमेना ऑफ सोर्स, सोर्स यदि बदलेगा तो फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। तो इसमें से जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, लाइक एयर से वाटर में यदि रिफ्रैक्ट हो रहा है, रिफ्रैक्शन, तो इन दैट सिचुएशन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलने वाला है, फ्रीक्वेंसी विल रिमेन अनचेंज। वेव नंबर बदल जाएगा, वेव वेलोसिटी भी बदल जाएगी, राइट? वेवलेंथ भी बदल जाएगा, बट फ्रीक्वेंसी विल नेवर चेंज। इज इट? आई थिंक, या जैसे कैसे कैसे इसको प्रूफ करते हैं कि सारे बदलेंगे कैसे। देखो v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो न्यू तो कांस्टेंट है, y कांस्टेंट बिकॉज इट्स अ फेनोमेना ऑफ सोर्स, ये सोर्स से रिलेटेड है, सोर्स बदलेगा तो ही बदलता है फ्रीक्वेंसी, तो ये कांस्टेंट है। अब वेलोसिटी देखो, व्हेन साउंड वेव इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम एयर टू वाटर, वाटर में गया तो स्पीड बढ़ जाएगी एंड वेवलेंथ विल आल्सो इंक्रीज। According to this equation, wavelength will also increase. अब वेव नंबर की बात कर लें तो वेव नंबर हमें पता है कि k is equals to 2 pi by lambda, तो देखो लैम्डा बढ़ गया तो वेव नंबर विल डिक्रीज, वेव नंबर घट जाएगा, ठीक है? तो एवरीवन विल चेंज एक्सेप्ट फ्रीक्वेंसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। द स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम डिपेंड्स ऑन, देखो स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम क्या क्या डिपेंड करता है? तो स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू रूट ओवर बल्क मॉडुलस बाय डेंसिटी, या फिर सॉलिड्स वगैरह की बात करें तो दिस में बी रिटन एज यंग मॉडुलस बाय डेंसिटी। पढ़ लेते हैं। द इलास्टिक प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही, बल्क मॉडुलस, यंग मॉडुलस, ये इलास्टिक प्रॉपर्टीज है। द इलास्टिक प्रॉपर्टी बट नॉट ऑन इनर्शियल प्रॉपर्टी। देखो डेंसिटी जो है या मास, ये इनर्शियल प्रॉपर्टी है, तो इनर्शियल प्रॉपर्टी और इलास्टिक प्रॉपर्टीज दोनों पे ही डिपेंड करता है, तो ए तो गलत हो गया। द इनर्शिया प्रॉपर्टी बट नॉट द इलास्टिक प्रॉपर्टी, ये भी गलत हो गया। द इलास्टिक प्रॉपर्टी एज वेल एज द इनर्शिया प्रॉपर्टी, दिस इज द करेक्ट वन, सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट यदि हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चले देखेंगे, टू साउंड वेव्स मूव इन द सेम डायरेक्शन इन द सेम मीडियम, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम मीडियम में जा रहे हैं। The pressure amplitude of the waves are equal, pressure amplitude भी equal है, same medium है, equal, but the wavelength of the first wave is double the second, wavelength पहले वाले की double है second से। Let the average power transmitted across the section by the first wave is P1 and that of the second wave is P2। तो ध्यान देंगे, हमें पता है कि P ये बोल रहा है एवरेज पावर, तो देखो इंटेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, इंटेंसिटी यदि आप लोग को याद होगा तो ये है एनर्जी, एनर्जी अपॉन टाइम इनटू एरिया, यही होता है।
तो इंटेंसिटी का डेफिनेशन भी है कि एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम परपेंडिकुलरली, दैट इज इंटेंसिटी। यहां पे देख पा रहे हैं, तो इंटेंसिटी को यदि लिखना चाहो तो एनर्जी बाई टाइम इज बेसिकली पावर, पावर बाई एरिया। तो क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द एवरेज पावर, तो पावर का जो एवरेज वैल्यू होगा, पावर इज इक्वल टू इंटेंसिटी का एवरेज वैल्यू इंटू एरिया। ये पावर का मैं एवरेज वैल्यू लिख रहा हूं, तो पावर जो हो गया दैट इज द एवरेज वैल्यू, पावर, पावर का जो एवरेज वैल्यू हो गया, यहां पे मैं लिखूं पावर का एवरेज वैल्यू, तो ये इंटेंसिटी का एवरेज वैल्यू इंटू एरिया। इंटेंसिटी क्या होता है, हाफ पी नॉट स्क्वायर बाई रो इंटू वी इंटू एरिया। ये हो गया पावर, एवरेज पावर, एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो इंटेंसिटी इंटू एरिया। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, टू साउंड वेव मूव इन द सेम डायरेक्शन इन द सेम मीडियम, एक ही मीडियम में जा रहे हैं, तो एक ही मीडियम में है तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट एज वेल एज डेंसिटी इज कांस्टेंट, ये दोनों ही कांस्टेंट हो गए, ठीक है। इन दैट सिचुएशन प्रेशर एम्पलीट्यूड पे एवरेज पावर अब डिसाइड करेगा, और दिया हुआ है द प्रेशर एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव आर इक्वल, प्रेशर एम्पलीट्यूड भी सेम है, तो इसको वेवलेंथ से क्या लेना देना, कुछ नहीं, वेवलेंथ से कोई लेना देना नहीं, तो एवरेज पावर जो P1 होगा दैट इज आल्सो इक्वल टू एवरेज पावर इन P2, क्योंकि देखो रो कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, एरिया तो गिवन है, कोई सा भी फिक्स एरिया दोनों में सोच लेंगे हम, और प्रेशर एम्पलीट्यूड सेम है। इन दैट सिचुएशन एवरेज पावर P1 मस्ट बी इक्वल टू P2, ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। When two waves with same frequency and constant phase difference interferes, देखो दो वेव है, सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, तो जब कभी भी सेम फ्रीक्वेंसी हो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो तो वहां पे हमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। इंटरफेरेंस वाले में आपने पढ़ा होगा कि जब कभी भी, this is the condition very important, when two waves with same frequency must be same for constant interference, इंटरफेरेंस तो होगा लेकिन वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, यदि सेम फ्रीक्वेंसी है तो कांस्टेंट इंटरफेरेंस होगा, कांस्टेंट इंटरफेरेंस। और यहां थोड़ा सा फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो when two wave with same फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस विथ टाइम, कांस्टेंट फेज डिफरेंस मतलब समय के साथ जिसका फेज डिफरेंस ना बदलता हो, जब फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा तो हमें कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस परमानेंटली वहां मिलेगा, दैट विल नॉट चेंज, वो वहां पे फिक्स रहेगा। तो देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा सही है। देयर इज अ गेन ऑफ एनर्जी, देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी चीजें नहीं है। द एनर्जी इज, देखो गेन इन एनर्जी लूज इन एनर्जी ऐसा नहीं है, आप बता नहीं सकते, ठीक है ना, एक जगह मिनिमा एक जगह मैक्सिमम हो सकता है इंटरफेरेंस में। द एनर्जी इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड एंड द डिस्ट्रीब्यूशन चेंजेस विथ टाइम, देखो एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन तो होगा, किसी पोजीशन पे मैक्सिमम किसी पोजीशन पे मिनिमम होगा, और वो फिक्स्ड रहेगा, जिस पोजीशन पे मैक्सिमम है तो वहां मैक्सिमम ही परमानेंटली रहेगा, क्यों, क्योंकि फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन चेंज विथ टाइम ऐसा नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन टाइम के साथ नहीं बदलेगा, क्यों, क्योंकि फेज डिफरेंस कांस्टेंट है। ओके, द एनर्जी इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड एंड द डिस्ट्रीब्यूशन रिमेन कांस्टेंट, और समय के साथ वो कांस्टेंट रहेगा, दिस इज द करेक्ट वन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 पे यदि चले बच्चों, an open organ pipe of length L vibrate in its fundamental mode, the pressure variation is maximum। देखो ओपन ऑर्गन पाइप मतलब बोथ एंड ओपन ऑर्गन पाइप, और बोल रहा है कि लेंथ इसका L है, लेंथ इज L, वाइब्रेट इन फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कर रहा है। द प्रेशर वेरिएशन, तो प्रेशर के लिए यदि बात करें हम प्रेशर में, तो यहां प्रेशर नोड होगा, यहां पे प्रेशर नोड होगा, दिस इज द नोड, दिस वन इज ऑल्सो नोड, और प्रेशर नोड के हिसाब से फंडामेंटल है तो ये हो जाएगा एंटी नोड। तो जो वाइब्रेशन है प्रेशर का सबसे ज्यादा वेरिएशन वो कहां पे है, मिड पॉइंट पे है, एट द टू एंड्स नो, एट द मिड पॉइंट ऑफ द पाइप, यस दिस इज द करेक्ट वन। मिड पॉइंट पे देखो पूछ क्या रहा है, द प्रेशर वेरिएशन इज मैक्सिमम, कहां पे प्रेशर का वेरिएशन मैक्सिमम है, एट मिड पॉइंट, दिस इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, an organ pipe open at both end contains,
देखो ऑर्गन पाइप दोनों एंड से यदि ओपन है तो आप यहां से बोलोगे ऑर्गन पाइप में, तो ओपन एंड से फिर से रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, ट्रांसमिशन भी हो गया लेकिन रिफ्लेक्शन भी होगा, और फिर यहां से जब वापस जाएगा तो आप जब दूसरी बार उसी में बोलोगे तो दोनों वेव का इंटरफेरेंस होगा, और वहां पे स्टैंडिंग वेव बनने के चांसेस हैं, या तो उधर से आते समय वेव और इधर से जाते समय जो आप फिर से करोगे वो दोनों अंदर ऑर्गन पाइप में इंटरफेरेंस करके स्टैंडिंग वेव बनाएंगे। तो एन ओपन ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड कंटेन्स लॉन्गिट्यूडनल तो होगा ही होगा क्योंकि एयर में केवल और केवल लॉन्गिट्यूडनल वेव ही पॉसिबल है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव, लॉन्गिट्यूडनल ट्रैवलिंग वेव, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव, नो ट्रांसवर्स तो होगा ही नहीं, तो सी और डी तो ऐसे ही नहीं होने वाला है, ट्रांसवर्स नहीं होगा। लॉन्गिट्यूडनल ट्रैवलिंग वेव, ट्रैवलिंग नहीं, यहां पे हमें स्टैंडिंग वेव मिलेगा, ठीक है, ऑर्गन पाइप में। सो ए इज द करेक्ट वन, ए इज द करेक्ट वन। 10th के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे चले। अ सिलिंड्रिकल ट्यूब ओपन एट बोथ एंड, दोनों एंड से ओपन है, हैज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी न्यू, द ट्यूब इज डिप्ड वर्टिकली इन वाटर सो दैट द हाफ ऑफ इट्स लेंथ इज इनसाइड द वाटर, द न्यू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। देखो ये ट्यूब है, ओपन एट बोथ एंड है, तो इसका जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, मान लीजिए कि लेंथ इसका एल ले लेते हैं, लेंथ इज एल, तो इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है न्यू इज इक्वल टू 1/2L इंटू वी, और ये हो जाएगा इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। जब हम इसको आधा पानी में डाल दिए, यहां तक तो पानी हो जाएगा, इसमें पानी में हमने आधा डाल दिया ट्यूब को, इन दैट सिचुएशन ये जो रिमेनिंग लेंथ होगा ये हो जाएगा L बाई, अच्छा ये बोथ एंड फ्री, बोथ एंड ओपन है, ठीक है, बोथ एंड ओपन है तो ऐसा होगा, और ये हो जाएगा लैम्डा बाई सॉरी L/2, और ये है वन एंड ओपन वन एंड क्लोज का सिचुएशन बन जाएगा। और इसका जो फंडामेंटल होगा इस वाले का जो फंडामेंटल होगा, दैट फंडामेंटल इज 1/4L इंटू वी, ये हो जाएगा। लेकिन L जो है वो L डैश हो जाएगा क्योंकि ये L/2 हो जाएगा, तो इसका जो फंडामेंटल न्यू डैश यदि सोचेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, L डैश के जगह पे लिखेंगे L/2 क्योंकि हमारे लेंथ L/2 ही बचा। ये वन एंड ओपन वन एंड क्लोज का सिचुएशन हो गया बेसिकली, इंटू वी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये आ जाएगा 1/2L इंटू वी। इन दैट सिचुएशन जो हमारे पास पहले फ्रीक्वेंसी थी वही अभी फिर से भी फ्रीक्वेंसी मिलेगी। सो सी इज द करेक्ट वन, दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 पे चले। द फेनोमेना ऑफ बीट कैन बी टेक प्लेस फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव ओनली, for transverse wave only, for both longitudinal and transverse wave, for sound waves only। देखो भाई सीधी सीधी बात है, बीट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों के लिए अप्लीकेबल है। कंडीशन मैं फिर से बता रहा हूं, आप लोग को ध्यान देंगे। कंडीशन है दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, जो फ्रीक्वेंसी है दोनों का, उस फ्रीक्वेंसी का गैप कम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी का गैप कम होना चाहिए दोनों में, और दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, और ये लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर दोनों में ही हो सकता है। तो बीट्स इज सी इज द करेक्ट वन। 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे चले। और ट्यूनिंग फोक ऑफ फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज इज वाइब्रेटेड विथ अ सोनोमीटर wire and 6 beats per second are heard. The beat frequency reduce if the tension in the string is slightly increased. हमने टेंशन बढ़ा दिया। The original frequency of vibration of the string is, देखो आपने क्या किया, ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी है 512, तो जो हमारा, और ये क्या दे रहा है, 6 बीट्स दे रहा है, वाइब्रेट्स विथ अ सोनोमीटर वायर, 6 बीट्स का दे रहा है। इसका मतलब या तो हमारी जो सोनोमीटर का जो फ्रीक्वेंसी होगा, देखो यहां पूछा ना साइड, द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का जो वाइब्रेशन होगा वो या तो 512 प्लस 6 या फिर 512 माइनस 6 होगा। इन्हीं दोनों में से कोई एक होने वाला है क्योंकि 6 बीट पर सेकंड दे रहा है। तो दिस वैल्यू इज 518 एंड दिस वैल्यू इज 506। ये या ये, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। अब आगे देखो बोल रहा है, द बीट फ्रीक्वेंसी रिड्यूस इफ द टेंशन इज इंक्रीज। यदि हम टेंशन बढ़ा देते हैं तो हमारे पास, हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन।
फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन। तो आपने टेंशन बढ़ाया तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, वायर की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। और यहां पे दिया हुआ है कि द बीट फ्रीक्वेंसी रिड्यूस्ड, तो वायर की फ्रीक्वेंसी यदि बढ़ गई तो आपकी यदि ये फ्रीक्वेंसी होती और ये और बढ़ जाती तो गैप ज्यादा क्रिएट हो जाता, और यदि आपके वायर की ये फ्रीक्वेंसी होती और इसकी फ्रीक्वेंसी टेंशन बढ़ने के कारण बढ़ती तो इन दोनों का गैप कम हो जाता। जैसा कि दिया हुआ है कि द बीट फ्रीक्वेंसी रिड्यूस्ड, तो कम होना ही चाहिए था। सो करेक्ट आंसर इज 506। सो इसमें यदि देखेंगे तो ए इज द करेक्ट वन, 506। 13 बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे चले। द इंजन ऑफ अ ट्रेन साउंड्स अ whistle at frequency new, the frequency heard by the passenger। अब देखो इसमें आपको मानना पड़ेगा वो उसी पैसेंजर की बात कर रहा है जो उसी ट्रेन में बैठा है। तो उसी ट्रेन में बैठा हुआ पैसेंजर यदि इंजन के साउंड को सुनेगा तो इंजन और पैसेंजर के बीच में देयर इज नो रिलेटिव मोशन, दोनों साथ साथ ही जा रहे हैं। इंजन या पैसेंजर दोनों में से कोई ज्यादा स्पीड से नहीं जा सकता या कोई कम स्पीड से नहीं जा सकता, देयर इज नो रिलेटिव मोशन। दैट्स वाई जो सुनाई देगा उसकी फ्रीक्वेंसी हमें ओरिजिनल ही सुनाई देगा, देयर इज नो वेरिएशन अकॉर्डिंग टू डॉपलर इफेक्ट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू डॉपलर इफेक्ट डज नॉट डिपेंड्स ऑन, देखो डॉपलर इफेक्ट में जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी है, द स्पीड ऑफ द सोर्स डिपेंड करता, द स्पीड ऑफ द ऑब्जर्वर डिपेंड करता, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स पे भी डिपेंड करता है, जो फॉर्मूला लिखेंगे उसमें है। द सेपरेशन बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर, इस पे डिपेंड नहीं करता। भैया आप 1 किलोमीटर पे हो या 10 मीटर पे हो, इस पे फर्क नहीं पड़ता। सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में कितना गैप है उस पे डिपेंड नहीं करता। सो डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, दिस इज द लास्ट वन। अ स्मॉल सोर्स ऑफ साउंड मूव ऑन अ सर्कल एज शोन इन फिगर and an observer is sitting at O, वहां पे ऑब्जर्वर है। Let V1, V2, V3 be the frequencies heard when the source is at ABC। ABC पे है तो सोर्स यदि A पे है, this point is A, this point is A, यहां पे दिख नहीं रहा होगा शायद आप लोगों को, तो this point is A। जब A पे है तो उसने जो ऑब्जर्वर ने सुना वो है ν1, और बी पे है तो ν2, और सी पे है तो ν3। अब देखो इसका जो मोशन है वो क्लॉकवाइज है, तो ए पे इस तरफ मोशन में होगा बिकॉज टेंजेंशियल डायरेक्शन इधर मोशन में होगा, टेंजेंशियली ये क्लॉकवाइज मोशन में, तो ए पे फ्रीक्वेंसी सबसे कम सुनाई देगी, तो ν1 जो होगा वो सबसे कम होगा, इससे कम कुछ नहीं वाला। और जो बी पॉइंट पे होगा, बी पे तो मोशन उधर ही है ऑब्जर्वर की तरफ, तो बी पे फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा सुनाई देगी, दैट इज ν2 सबसे ज्यादा होगा, और सी पॉइंट पे ओबियसली इनके बीच में होगा, सो दैट इज ν3। दिस मस्ट बी द आंसर। तो यदि यहां पे देखें आप तो विच वन इज करेक्ट, ν2, ν3, ν1, सी इज द करेक्ट वन, थर्ड वन इज द करेक्ट वन। थैंक यू सो मच।